हेलो एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स और टेक्निक में डिफरेंस ये है कि प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स फॉर टेकिंग डिसीजंस। ओके, प्रिंसिपल्स गाइड्स अ मैनेजर्स हाउ टू बिहेव इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। Okay, and the techniques are the some process or steps through which we achieve a desired result. टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो अपना डिजायर्ड रिजल्ट है वो अचीव करते हैं। तो अलग अलग डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स होता है। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देने के साथ साथ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी दिया है। ठीक है, जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो बेसिकली आपको सबसे पहले ये दिमाग में रखना होगा कि वो फैक्ट्री मैनेज करने का टेक्निक है या प्रोडक्शन सिस्टम को मैनेज कैसे किया जाए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, उसके लिए टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, जिसमें 4 टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपका सबसे पहला फंक्शनल फोरमैनशिप है, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड वन इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर हम टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी और मेथड स्टडी करते हैं। ठीक है, द फोर्थ वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। एक्चुअली दीज आर द 4 टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फर्स्ट हम समझते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप को। ओके, तो फंक्शनल फोरमैनशिप समझने के लिए सबसे पहले आपको फोरमैन समझना पड़ेगा कि फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जो फोरमैन होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल फिगर होता है जो एम्प्लॉय के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। इससे पहले हमने जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखा था, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट होता है वो सुपरवाइजर या फोरमैन होता है जो एम्प्लॉय के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है डे टू डे बेसिस। ठीक है, तो हेयर अंडर द फंक्शनल फोरमैनशिप जो एफ डब्ल्यू टेलर ने सजेस्ट किया था कि फोरमैन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री सिस्टम में मैनेजरियल फिगर होता है जो एम्प्लॉय के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, और उसने क्या किया था, एफ डब्ल्यू टेलर आइडेंटिफाइड सम गुड क्वालिटीज ऑफ गुड फोरमैन एक्चुअली, and these qualities are of supervisor or foreman should have intelligence, educations, tact, grit, manual dexterity and strength or energy, and a supervisor should have honesty and integrity, and a supervisor should have good health. Actually these are the सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ सुपरवाइजर। एक्चुअली एक सुपरवाइजर को क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, ग्रिट होना चाहिए, टैक्ट होना चाहिए, मैनुअल डेक्सटेरिटी एंड स्ट्रेंथ होना चाहिए, ऑनेस्टी एंड गुड हेल्थ होना चाहिए और स्पेशल एजुकेशन भी होना चाहिए। दीज आर द सम ऑफ द गुड क्वालिटीज ऑफ अ सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर या एक अच्छे सुपरवाइजर की जो ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। बट क्या क्या आगे इट्स टू डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल दिस क्वालिटी इन वन पर्सन। ठीक है, ये सारे क्वालिटीज एक व्यक्ति में नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा, ही सजेस्टेड द फंक्शनल फोरमैनशिप कि देयर विल बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोरमैन इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस विद डिफरेंट स्किल्स। एक्चुअली बेसिकली नॉट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इन अ फैक्ट्री सिस्टम। ठीक है, एक फैक्ट्री सिस्टम में क्या होगा, डिफरेंट कैटेगरीज का सुपरवाइजर होगा या फोरमैन होगा जिसके पास डिफरेंट स्किल्स होगा एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ठीक है, तो ही सजेस्टेड 8 कैटेगरीज ऑफ फोरमैन लाइक इंस्ट्रक्शन क्लर्क, दूसरा उन्होंने जो दिया था वो रूट क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फोर्थ वन इज डिसिप्लिनेरियन, अगेन फिफ्थ इज स्पीड बॉस, गैंग बॉस एंड रिपेयर बॉस, लास्ट वन इज इंस्पेक्टर। एक्चुअली जो 8 कैटेगरीज का फोरमैन था, 4 प्लानिंग के अंदर है, प्लानिंग इंचार्ज के अंडर है और 4 प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर है। जो प्लानिंग इंचार्ज के अंडर है वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, के टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, these are the 4 क्लर्क और फोरमैन विल बी अंडर द प्लानिंग इंचार्ज। ठीक है, एंड स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर विल कम अंडर द
प्रोडक्शन इंचार्ज एक्चुअली, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू फ्रेम द इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कर, ठीक है, वर्कर्स के इंस्ट्रक्शंस को फ्रेम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। उसी तरह से जो रूट क्लर्क है, रूट क्लर्क क्या करेगा? प्रोडक्शन सिस्टम में रूट डिसाइड करेगा। रूट का मतलब होगा सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शंस, कब क्या प्रोडक्शन होना है, ठीक है। रूट क्लर्क विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द route of the productions or sequence of the productions. In the same way, cost and time clerk will be responsible for preparing the cost sheet and time sheet. In the same way, disciplinarian will ensure the discipline in production system, ठीक है। Then again under the production in charge, there will be the speed boss. Speed boss will be responsible for the completion of task actually, for the timely completion of the task. Okay, then gang boss will ensure the or keep the machines tools ready before the production start होने से पहले gang boss क्या करेगा? ठीक है, मशीन को टूल्स को रेडी रखेगा। गैंगमैन आपने सुना होगा, रेलवे में गैंगमैन होता है। गैंगमैन क्या करता है? पटरी को ठीक रखता है ट्रेन आने से पहले। इन द सेम वे गैंग बॉस फैक्ट्री सिस्टम में क्या करेगा? प्लान एंड मशीन को ऑर्डरली रखेगा या स्मूथली रखेगा, उसको ठीक रखेगा ताकि प्रोडक्शन टाइमली स्टार्ट हो सके। इन द सेम वे रिपेयर बॉस क्या करेगा? रिपेयर बॉस विल इंश्योर द गुड वर्किंग कंडीशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड टूल्स। इन द सेम वे इंस्पेक्टर विल check or ensures the quality of work actually. Okay, these are the 8 functional foremen suggested by the F.W. Taylor. Why he suggested? Basically, he identified some of the qualities of a good foreman like intelligence, educations, tact, grit, special education, manual dexterity and strength or energy, honesty and good health. These are the some of the qualities of a good foreman, but it's too difficult to find all the qualities one person. That's why he suggested the functional foremanship, in which he categorized 8 kind of functional foremen, and they will be responsible to perform their respective job according to their skills actually. Now let's understand through the flow chart actually. Here is the factory manager or factory management system. Okay, under the factory manager there will be planning in charge. आप एक चीज यहां नोटिस कर सकते हैं कि प्लानिंग इज द सेपरेट फ्रॉम द प्रोडक्शन। ओके, देयर विल बी वन प्रोडक्शन इन चार्ज। ठीक है, एक तो ये चीज नोटिस हुआ कि आपका जो प्लानिंग उन्होंने F.W. Taylor suggested that the planning is the separate function from the production. Under the planning in charge, there will be instruction card clerk, okay, who will ensure or frame the instruction for the worker. Then route clerk. Route clerk will decide the routes of the production for worker. Time and cost clerk will prepare the cost sheet. Disciplinarian ensures the discipline. Now under the production in charge, there will be speed boss. Okay, gang boss, gang boss keep the machines and tools ready for operation. Repair boss, repair boss will keep the machines or tools in good working conditions. And then inspector will ensure the quality of work actually. Okay, under all of supervisor there will be worker. Okay,
दिस इज फंक्शनल फोरमैनशिप. ओके, बिकॉज वाई द मेन प्रॉब्लम इज जो क्वालिटीज ऑफ अ गुड सुपरवाइजर होता है वो सारा क्वालिटीज एक में नहीं हो सकता. ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जितनी भी क्वालिटीज हैं, स्किल्स है, सारे स्किल्स एक में नहीं हो सकता. दैट इज आप कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. एक लोगों के पास सारे चीज का स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकता है. तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप किया. तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, आपको स्टैंडर्डाइजेशन से ही समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एक ऐसा टेक्निक्स है जो कि आज के डेट में भी जितने भी मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी है वो फॉलो करते हैं. अगर आप आईफोन की बात करें, आईफोन, टोयोटा, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट और जितने भी कह सकते हो बड़ी कंपनियां हैं वो सारे इस टेक्निक्स को प्रोडक्शन फंक्शंस के लिए या प्रोडक्शंस मैनेजमेंट के लिए यूज करता है. अब सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, इसका रेलिवेंस आज के डेट में भी है. ठीक है, अब स्टैंडर्डाइजेशन है क्या एक्चुअली. बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस जो हमने लिखा है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आईफोन. एक प्रोडक्ट है, आईफोन के प्रोडक्ट की बात करें तो आईफोन का जो प्रोडक्ट होता है बहुत ही स्टैंडर्ड एंड सिंप्लीफाइड होता है. स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आप देखेंगे उसमें ऑप्शंस ऑफ वैरायटी होता है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट नहीं होता है कि डिफरेंट क्वालिटीज होगा, डिफरेंट कैटेगरीज में होगा. 2 4 5 टाइप के होते हैं, 2 3 उसमें आता है. ठीक है, एक ही प्रोडक्ट का अपग्रेडेड वर्जन आता है. ओके, तो बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं होता है, बहुत ज्यादा कलर में आपको नहीं मिलेगा. एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड साइज, हर एक चीज उसका स्टैंडर्ड होगा. ठीक है, और बहुत सिंप्लीफाइड होता है. अननेसेसरी जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट होता है वो नहीं होता है. ठीक है, तो उससे क्या फायदा होता है. उससे फायदा ये होगा कि आपको अगर बहुत ज्यादा वेराइटीज बना के आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, एक तो कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाएगा. ठीक है, बहुत सारा अनडिजायरेबल अनवांटेड प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करेंगे और अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा. दूसरा आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ कॉस्ट. ओके, कॉस्ट बढ़ेगा प्रोडक्ट का. तो इसीलिए जितना भी ब्रांडेड कंपनी है, जितना भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को आप देखेंगे उसमें बहुत लेस वेराइटीज आपको मिलेगा, लेस कलर में मिलेगा. ठीक है, बहुत ज्यादा कैटेगराइज नहीं होता है. ओके, अब हम देखते हैं कि है असल में क्या. देखो, डिफिनेशंस हमने पहले लिख रखा है. सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी सच एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस. ओके, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटीज, जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस में आपकी एक्टिविटीज है उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड कीजिए. दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब होता है जहां आपका काम होता है, जिस प्रोसेस में, ठीक है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म करते हैं प्रोडक्शन के लिए, उस हर चीज स्टैंडर्डाइज होना चाहिए. ठीक है, स्टैंडर्डाइज मतलब बेस्ट कैटेगरीज का होना चाहिए. अगर ठीक है बेस्ट बोले तो दैट इज बेंचमार्क, जो सबसे सुप्रीम क्वालिटी हो. ठीक है, अब प्रोसेस में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बनाने में 8 घंटे लगता है, या ठीक है ये लेबर 8 घंटा काम करता है, दैट इज स्टैंडर्ड लेबर आवर. स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है. ठीक है, हर एक चीज कितने इस पे मशीन काम करेगा, कितना टाइम लगेगा, किस टाइप का रॉ मटेरियल होगा, वो सारा चीज स्टैंडर्डाइज होना चाहिए. नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का भी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए. स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड कलर. ठीक है, स्टैंडर्ड वेराइटीज, बहुत ज्यादा नहीं. तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीन. मशीन का भी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, जो मशीन यूज होगा. ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड क्वालिटी. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम, कि कितना टाइम लगेगा, लेबर कितना काम करेगा, एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, या एक लेबर कितना टाइम लेता है कितने प्रोडक्ट बनाने में. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड. मेथड भी स्टैंडर्ड होना चाहिए. वर्किंग कंडीशन, जहां लेबर काम करता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है, वर्किंग कंडीशन मस्ट बी स्टैंडर्डाइज. ठीक है, एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज. अब ये कहता है दीज स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क. जो स्टैंडर्ड होगा वो बेंचमार्क होगा. बेंचमार्क बोले तो सुप्रीम क्वालिटी, जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो होगा.
अब बेंचमार्क क्या होता है? आईफोन मतलब मोबाइल इंडस्ट्री में आईफोन बेंचमार्क बोले तो सबसे सुप्रीम क्वालिटीज का फोन वो प्रोड्यूस करता है, तो उस बेंचमार्क को रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉलो करता है। तो इन द सेम वे जो मेथड्स हम स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे दैट विल बी द बेस्ट बेंचमार्क, मतलब बेस्ट कैटेगरी का होना चाहिए। अगर बेस्ट मशीन होना चाहिए, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट टाइम, बेस्ट मेथड्स, every working condition is best and that best method must be followed throughout the production process. That is standardization. अब standardization का objectives क्या है, क्यों हम standardization करते हैं? देखो अब क्या करता है, अगर हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होगा तो इट रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे फर्स्ट तो गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट को ये रिड्यूस करता है। लाइन ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं कि एक ही प्रोडक्ट्स के कई सारे वेराइटीज, कई सारे लाइन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आईफोन में अगर है तो मान के चलो 1 2 3 4 5 6, एक ही इसमें कई कलर में आ गया लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, कई साइज में आ गया। तो स्टैंडर्ड अगर हम बना दिए दैट विल रिड्यूस द लाइन ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है टू एस्टैब्लिश द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब अगर हर चीज स्टैंडर्ड हो तो क्या होगा, जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट होता है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब से फॉर एग्जांपल जितने भी मोबाइल आजकल आ रहे हैं ना, सबका सी टाइप केबल आ रहा है। अगर मान के चलो आईफोन पहले एक अलग टाइप का बना था तो दैट इज टू डिफिकल्ट, कि बहुत सारे लोगों को चार्ज करने में प्रॉब्लम हो जाता था, वो चार्जर खोजते थे कि आईफोन वाला कहाँ मिलेगा। अब सी टाइप आ गया तो सब सारे लोग सी टाइप बनाते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसा है कैमरा फोन का इंटरचेंज होता है, तो जो सैमसंग में जो फोन कैमरा यूज होता है लोग कहते हैं कि वही आईफोन में यूज होता है। कुछ जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है बहुत आसानी से वो इंटरचेंज हो सकता है। अब देखो स्टैंडर्ड बहुत यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाता है। जो टाटा के कार में लगता है वही हो सकता है कि आपका सुजुकी के कार में लगे। फिर हुंडई का बहुत सारा पार्ट्स जो है एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है, तो बहुत आसान है इसमें ना। तो अगर यूनिफॉर्म होगा, स्टैंडर्ड होगा प्रोडक्ट साइज, तो क्या होगा, इंटरचेंज एक दूसरे से हम कर सकते हैं। कंज्यूमर को भी आसानी होगी और ये चलेगा भी, अनसोल्ड स्टॉक नहीं रहेगा। To establish interchangeability of manufactured part of the product, and third one is to establish standard for excellence and quality. तीसरा तो ये है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस एंड क्वालिटी होगा। जो प्रोडक्ट आएगा वो बहुत ही एक्सेलेंट होगा, उसका क्वालिटी बहुत स्टैंडर्ड होगा। लास्ट वन टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्डाइजेशंस लाते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैन और मशीन जो होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में मैन एंड मशीन वर्क करता है, तो मैन एंड मशीन का जो परफॉर्मेंस होगा बहुत ही स्टैंडर्ड होगा। इससे क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होता है और कॉस्ट डिक्रीज होता है। ओके, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिंप्लीफिकेशंस। जैसा कि वर्ड से पता चलता है कि प्रोडक्ट एकदम सिंप्लीफाइड होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशंस का मतलब है कि ऑप्शंस ऑफ वेराइटीज, उसका वेराइटीज नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं होगा, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा उसका डायमेंशन नहीं होगा, मतलब साइज डिफरेंट डिफरेंट साइज का नहीं होगा। जैसा कि हमने कई सारे रेप्यूटेड कंपनी का एग्जांपल दिया, आईफोन, टोयोटा, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, द प्रोडक्ट शुड बी वेरी सिंप्लीफाइड। यहाँ प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट शुड बी वेरी सिंप्लीफाइड, विच एम्स एट क्या करेगा, एलिमिनेटिंग अनवांटेड और अनडिजायर्ड वेराइटीज। मतलब अनवांटेड अनडिजायर्ड वेराइटीज मतलब कि जो चाहिए ही नहीं कंज्यूमर को, जो पसंद ही नहीं करता है, तो वैसा हम बना के क्या करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो इतना सिंपल होना चाहिए कि दैट कैटर्स द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, जो प्रोसेस होता है काम करने का, हेयर प्रोसेस और द प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज वेरी सिंप्लीफाइड। मतलब काम अनडिजायर्ड, बहुत सारा हम टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर दें, बहुत सारा चीज को ला दें, तो प्रोडक्शन हैम्पर करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट शुड बी वेरी सिंप्लीफाइड, नॉट ओनली प्रोसेस, नॉट ओनली प्रोडक्ट। ठीक है, बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑल्सो। प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट एक्चुअली। ठीक है, इतना सिंप्लीफाइड होना चाहिए, विच एम्स एट एलिमिनेटिंग अनवांटेड एंड अनडिजायर्ड वेराइटीज। अनडिजायर्ड साइज, जो साइज नहीं चाहिए। अब ठीक है, शूज हम बहुत सारे साइज का बनाने लगे, सिंपल सी बात है, इंडिया में 5 6 7
ये फ्रीक्वेंट साइज है, लोग पहनते हैं, ज्यादा से ज्यादा बहुत कम लोग होते हैं, 8 9 10, तो उसी हिसाब से हमें बनाना। पता चला कि हमने सब साइज सब वेराइटीज का बना दिया, दैट विल बी अनवांटेड। दैट इज आपका क्या करेगा, डायमेंशन भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज सिंप्लीफिकेशंस, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट। इट एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया जाता है सिंप्लीफिकेशन में। से फॉर एग्जांपल आईफोन, आईफोन एक ही टाइप का फोन बनाता है, ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट नहीं है, उसी में वो इम्प्रूव करता है, अपडेट करता है। इट सेव्स द कॉस्ट। इसका क्या होता है कि सिंप्लीफाइड होगा तो आपका कॉस्ट सेव करेगा, ठीक है। इट सेव द कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन एंड टूल्स। जो मशीन लेबर, आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाएंगे तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, मशीन का कॉस्ट बढ़ेगा, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, जो भी मशीन एंड टूल्स यूज होगा उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा। इट इम्प्लाइज द रिड्यूस इन्वेंट्री। अगर आप सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका इन्वेंट्री मतलब जो है कि कम रहेगा। इन्वेंट्री का मतलब जो स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड रहेगा तो स्टॉक में आपका बहुत सारा माल पड़ा रहेगा। स्टॉक में माल पड़ा रहने का मतलब ये हुआ कि आपका कैश इन्वॉल्व है, पूंजी वहां लगा हुआ है, जो कि अनसॉल्व प्रोडक्ट के रूप में लास्ट में आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि आप अनडिजायर्ड अनवांटेड प्रोडक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली है कि कंज्यूमर सारे चीज प्रिफर्ड है। आप कंज्यूमर को जो पसंद है, जो बेस्ट है, उसके लिए वही आप अवेलेबल कराए, ठीक है। तो दैट इज अनवांटेड। ये क्या करेगा, इट रिड्यूस द अनवांटेड इन्वेंट्री, ठीक है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट होगा, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब सेल्स, आपका सेल्स बढ़ाएगा। तो ये है, अगर अगेन आप ये सारे जो इंपॉर्टेंट लाइन है, की लाइंस है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट शुड बी वेरी सिंप्लीफाइड which aims at eliminating unwanted and undesired varieties, size and dimension of a product. It aims at eliminating unnecessary diversity of the product. हमने अपने लास्ट सेशन में फंक्शनल फॉर्मैनशिप देखा था और स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क को देखा था, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो वर्क स्टडी है, ठीक है। वर्क स्टडी में हम क्या करते हैं, काम के जो वर्क के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसे हम स्टडी करते हैं। वर्क जो एस्पेक्ट्स है, मेथड, कैसे काम किया जाता है, मोशन, काम करने का स्पीड कैसा होगा, जो मूवमेंट ऑफ वर्क होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शंस वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, मशीन का, मैन का, ठीक है। अननेसेसरी मूवमेंट्स को हमें एलिमिनेट करना है। तीसरा टाइम स्टडी, जो वर्क काम करने के लिए बेस्ट टाइम क्या होगा या कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब। फैटिग स्टडी, काम करने में जो ह्यूमन रिसोर्सेस लगते हैं वो थकता भी है, तो कितने टाइम में उसे ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अब ब्रेक का मतलब ये होता है कि जो नेचर ऑफ वर्क होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। किसी में जो एफर्ट ज्यादा लगता है, किसी में कम लगता है। जो मैनुअल वर्क होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, काम करने वाले लोग उसमें थकते भी हैं, तो उसे स्टडी करके उसे सही टाइम पे इंटरवल्स पे ब्रेक भी देना पड़ता है ताकि उसे एनर्जी रिगेन कर सके और दोबारा काम कर सके, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ठीक है। फोर्ड मोटर्स ने इसे इंप्लीमेंट्स किया था अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब क्या होता है, फोर्ड्स कार मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चर करती है। कार का जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो अलग अलग जगह प्रोडक्शंस होता है। प्रोडक्शंस के बाद क्या होता है, कार को एक जगह जितने भी पार्ट्स होते हैं उसे असेंबल किया जाता है। अब वो असेंबल करने का बेस्ट प्रोसेस क्या होगा, मेथड्स क्या होगा, एक्चुअली एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वर्क स्टडी करके जो असेंबली लाइन मेथड्स को डिवाइस किया था। असेंबली लाइंस क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शंस क्या होगा, ठीक है, प्लेस फॉर मशीन, मैन एंड मटेरियल क्या होगा। अब से फॉर एग्जांपल जहां कार की असेंबली होती है, असेंबलिंग होती है, हमने बताया कि जो कार का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है वो अलग अलग जगह मैन्युफैक्चर्ड होता है, उसके बाद एक जगह असेंबल होता है वर्कशॉप में। अब जब असेंबली होता है, कौन सा पार्ट पहले लगाया जाए, कौन सा बाद में लगाया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ मशीन है कैसे होगा, मटेरियल का कैसे होगा, मैन कहाँ होगा। अब कहीं प्रोडक्शंस होता है, आप देखो जो सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शंस होता है, पहले क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और लोग जो अलग अलग स्टेप होता है प्रोडक्शंस में कहाँ खड़े होंगे, ठीक है, उसका प्लेस कहाँ होगा, रॉ मटेरियल का प्लेस कहाँ होगा।
अगर आप किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में देखेंगे जहाँ मशीन काम करता है, असेंबली लाइन में आप देखोगे कि पहले क्या, अगर गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो गारमेंट इंडस्ट्री में पहले क्या होता है, डिजाइन होता है। डिजाइन होने के बाद हो सकता है कि उससे पहले रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट होता है, लाइक कपड़ा, ठीक है। उसके बाद डिजाइन होगा, डिजाइन होने के बाद कटिंग होगा, कटिंग होने के बाद फिर स्टिचिंग में जाता है एक प्रोसेस के थ्रू लाइन, फिर स्टिचिंग के बाद फिर उसके बाद एक्सेसरीज लगेगा, वॉशिंग में जाएगा, पैकेजिंग जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा स्टॉक रूम या फिर शोरूम में। इस तरह जहां ब्रेड बनता है, ब्रेड बनने वाला भी जो असेंबली लाइंस है, प्रोडक्शन का सीक्वेंस आप वहां देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कैसे वर्क स्टडी करके बेस्ट मेथड डिवाइस किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्चुअली असेंबली लाइन जो वर्क स्टडी करके प्रोडक्शन प्रोसेस में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने असेंबली लाइंस को डिवाइस किया था, इन्वेंट किया था। तो असेंबली लाइंस को आप देख लें, असेंबली लाइन मैंने पहले लिख रखा है, ठीक है। इन प्रोडक्शंस एंड डिजाइन असेंबली लाइन कंसिस्ट डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। असेंबली लाइन द डिसाइडिंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जो वर्क का ऑपरेशन चल रहा है उसका सीक्वेंस क्या होगा, स्टेप क्या होगा, ठीक है। प्लेस फॉर मशीन, मैन एंड मटेरियल इटीसी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्शन में, मशीन का, मैन का, कहाँ कैसे सीक्वेंस होगा, अरेंजमेंट होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन एक्चुअली, दैट इज नॉन एज असेंबली लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं जो 4 एस्पेक्ट्स है वर्क स्टडी के। सबसे पहले मेथड स्टडी, यू नो कि मेथड, ये जो स्टडी किया जाता है बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क एक्चुअली, जस्ट टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वर्क ऑफ डूइंग जॉब एक्चुअली। इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ वेज ऑफ डूइंग ईच जॉब, ठीक है। जितना भी काम होता है उसका जो काम करने का मेथड्स होता है उसे हम स्टडी करते हैं, या और वेज ऑफ परफॉर्मिंग each activity right from procurement of raw material till the final goods is delivered to the consumer, ठीक है। 2 बार हमने राइट लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो जब तक रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर फाइनल गुड्स बनने के बाद जो कंज्यूमर को डिलीवर हो जाता है, तब तक का जितना भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसको 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड एक्चुअली of doing that, performing that activities। अब क्या है कि you know that the production process चलता है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल हम प्रोक्योर करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद उसे कन्वर्ट करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू फाइनल गुड्स में, फाइनल गुड्स को प्रोक्योर करके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो इस दौरान जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटीज, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, आज भी मतलब ये रेलिवेंट है। अब इसका पर्पस क्या है आपको तो पता है कि दैट इज वी नीड टू स्टडी द वर्क इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट वे एक्चुअली, कि बेस्ट मेथड्स क्या होगा। एंड हमने अगला लाइन जो की लाइन है वो हमने लिख दिया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग दिस मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहीं से असेंबली लाइन इन्वेंट हुआ। फोर्ड मोटर सक्सेसफुली यूज दिस कॉन्सेप्ट। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होल एक्सरसाइज इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये इसलिए कि अगर हमारा टाइम बचता है, एफिशिएंटली इफेक्टिवली अगर हम वर्क करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। नाउ द मोशन स्टडी, यू नो द मोशन मीन्स स्पीड, इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट की स्टडी करते हैं, लाइक लिफ्टिंग एंड पुटिंग द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जहां प्रोडक्शंस होता है, ठीक है, उसको कैसे बेस्ट तरीके से लिफ्ट किया जाए और रखा जाए। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ कहीं कंस्ट्रक्शंस हो रहा था, एग्जांपल हम दे रहे हैं, कभी लोग क्रेन का यूज करते हैं, अब वो क्रेन को यूज करने का बेस्ट मेथड्स क्या होगा, ठीक है, वो स्टडी किया जाता है कि हाउ टू लिफ्ट दैट रॉ मटेरियल टू द टॉप फ्लोर, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चलता है इन द सेम वे, क्योंकि जहां प्रोडक्शन चलता है तो बहुत हैवी टूल्स भी प्रोड्यूस होता है, लाइक आयरन इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, जो स्टील के प्रोडक्ट्स होते हैं, आयरन के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, काफी बल्क मात्रा में होता है, तो वहां किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए या कुछ कैसा अनटूवर्ड्स इंसिडेंट ना हो जाए, तो मोशन स्टडी इसलिए भी जरूरी है। लिफ्टिंग पुटिंग द ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स क्या होना चाहिए,
और दूसरा चीज है सिटिंग एंड चेंजिंग द पोजीशन। जो लोग काम कर रहे होते हैं जिस जिस पोजीशन पे, कहीं अलग अलग जगह, उसका पोजीशंस क्या होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी लोग अननेसेसरीली बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं, लाइक रॉ मटेरियल लाने के लिए घूम के जाते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल कई बार में लेके आते हैं। ठीक है, तो वहां है कि अननेसेसरी अनवांटेड मूवमेंट्स को हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, जो बेस्ट मूवमेंट है उसे हमें इंप्लीमेंट करना है। इट मीन्स के कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जब एम्प्लॉय काम करते हैं तो अननेसेसरी मूवमेंट्स भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, दैट वी नीड टू स्टडी दैट मूवमेंट्स एक्चुअली। लोग कहाँ हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स क्या है, कैसे लिफ्ट किया जा रहा है, ईच एंड एवरी मूवमेंट्स वी नीड टू स्टडी एक्चुअली, okay, in order to find out the best way of doing things actually. Similar, the time study, कि how much time is needed to perform a job। अगर हम स्टडी ना करें तो हमें पता भी नहीं चलेगा ऑन एन एवरेज, क्योंकि एक ही काम को कई लोग अलग अलग टाइम में करते हैं। कुछ हाईली एफिशिएंट अगर लेबर होता है तो वो क्या करता है, कम टाइम में कर लेता है। कुछ इनएफिशिएंट लेबर होता है तो क्या करता है, वो काफी टाइम लगा देता है। तो वी नीड टू स्टडी ना कि what is the right time, how much time is exactly needed to perform a particular job। तो यहाँ टाइम स्टडी डिटरमाइंस द टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। एक जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है। आफ्टर टाइम स्टडी स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड। जब टाइम स्टडी कर लेते हैं तो एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लिया जाता है। से फॉर एग्जांपल 8 घंटा काम करना है, या 1 घंटा में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, कितना मटेरियल जाना चाहिए, या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था 1 घंटा में कितना क्विंटल्स ट्रांसपोर्ट होना चाहिए लेबर के द्वारा। तो ये हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। आफ्टर टाइम स्टडी स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स टू कंप्लीट द होल टास्क। फिर उसके बाद है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है टाइम स्टडी का, कितने लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब में या होल टास्क कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव्स लिख दिया है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कितने लोगों को काम पे लगाया जाना चाहिए। एंड क्या है, फ्रेमिंग द सुइटेबल स्कीम एंड डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट। फ्रेमिंग द सुइटेबल एक्चुअली इंसेंटिव स्कीम है यहाँ। ठीक है, जो सैलरी वैलरी देते हैं तो टाइम के हिसाब से कितना टाइम लगता है। तो सुइटेबल स्कीम्स, इंसेंटिव स्कीम्स हमें फ्रेम करने में, ड्राफ्ट करने में ये हेल्प करता है टाइम स्टडी। उसके अलावा डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट। बिना टाइम स्टडी के हम लेबर कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो देज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टाइम स्टडी, बट वी नीड टू स्टडी टाइम एंड वी नीड टू डिटरमाइन हाउ मच टाइम इज नीडेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब और होल जॉब एक्चुअली, होल टास्क। ठीक है, टाइम स्टडी के बाद हम फैटीग स्टडी करते हैं। जहाँ प्रोडक्शन चलता है तो मैनुअली लोग काम करते हैं, लेबरर्स काम करते हैं, तो कितना थकता है, कब उसे ब्रेक चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम डिटरमाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेक एक्चुअली। ठीक है, तो फैटीग स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। ठीक है, अमाउंट बोले तो कितने घंटे का ब्रेक चाहिए, अमाउंट, एंड द फ्रीक्वेंसी, कब कितनी बार चाहिए, ऑफ रेस्ट ऑफ इंटरवल फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। ठीक है, पूरे काम के दौरान उन्हें कितने कब ब्रेक चाहिए और कितने टाइम का ब्रेक चाहिए। क्योंकि मैनुअल वर्क जहाँ होता है तो बहुत ज्यादा हैक्टिक वर्क होता है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा हैवी होता है, लेबरर्स थकते भी हैं। तो अगर हम ये स्टडी ना करें, लेबरर्स को ब्रेक नहीं दें, तो वो क्या होगा, इफिशियंसी उसका डिक्रीज हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगा। क्योंकि से फॉर एग्जांपल नॉर्मली इंडस्ट्री में ये है कि 4 घंटे पे 3 घंटे पे ब्रेक देते हैं। 8 घंटे का वर्क होता है तो 3 घंटे 4 घंटे पे ब्रेक होता है। उसका कारण ये है कि ब्रेक लेके जो लंच वंच करके फिर दोबारा एनर्जी रीगेन कर ले रेस्ट करके, और फिर प्रोडक्टिविटी उसका सेम हो जाता है, एनर्जी सेम हो जाता है। तो ठीक है, दैट्स व्हाई वी डू द फैटिग स्टडी। ओके, I think I hope you understand. That's enough for you. But just you need to understand that what is work study. Work study in work study, we study the different aspects of work like method study, motion study, time study, and fatigue study. Method study is we need to study all the methods of completing the work.
Okay, from procuring raw material to delivered the final good to the consumer. Then motion study is that the movement or lifting or placing the objects, okay, at right place through the right ways. And then time study, we need to determine the time needed to perform a particular job. Then a fatigue study is conducted to know the amount and frequency of rest, how much rest is needed and when it rest is needed actually. Okay, I hope you understand. That is very important. Why? Because it is implemented for the manufacturing sector actually. Ford Motors implemented or uses this concept to increase the productivity actually. That is assembly line actually. I hope you understand. That's it. Thank you so much. अगला जो हमारा टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है। ठीक है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम मतलब एक अलग अलग वेज सिस्टम, वो किसके, पीस के आधार पे। ठीक है, जो जितना यूनिट बनाएगा उसे हम उस हिसाब से वेज देंगे। ठीक है, कोई ज्यादा बनाता है तो उसे हम ज्यादा रेट से देंगे, किसी को कम अगर परफॉर्म करता है तो कम रेट से वेज देंगे। ठीक है, बेसिकली क्या था, ही क्लासिफाइड द टू कैटेगरीज ऑफ द वर्कर, इफिशिएंट वर्कर एंड इनइफिशिएंट वर्कर। कह सकते हैं परफॉर्मर और लेस परफॉर्मर। जो परफॉर्म करता था, एक स्टैंडर्ड्स से अबव बनाता था, तो उसे हम क्या करते हैं, या कोई चीज को कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता था उसे हम अलग रेट देते हैं। और जो इनइफिशिएंट वर्कर है, कि स्टैंडर्ड से बिलो बनाता है, ठीक है, तो उसे हम कम रेट से वेच देते हैं। बेसिकली एफडब्ल्यू टेलर ने ये सजेस्ट किया था। ठीक है, लेट्स, हमने एग्जांपल नीचे दिया, पहले हमने लिखा है जो, वो आप देख लें। टेलर सजेस्टेड द डिफरेंट वेज फॉर द इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट वर्कर। सिंपल सी बात है, डिफरेंट वेजेस फॉर द इफिशिएंट वर्कर और इनइफिशिएंट वर्कर। ठीक है, इफिशिएंट जो अच्छा परफॉर्मर है और इनइफिशिएंट जो लेस परफॉर्म करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड से बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मर एक्चुअली ही वांटेड टू मोटिवेट द इफिशिएंट वर्कर। Okay, he wanted to reward the efficient worker, so he introduced the different wage for those who perform above. ठीक है, different wage for those who perform above standard. ठीक है, स्टैंडर्ड से above जो परफॉर्म करता है उसके लिए अलग सिस्टम, एंड फॉर दोज हु परफॉर्म बिलो स्टैंडर्ड। ठीक है, जो स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्म करता है तो उसके लिए अलग वेज सिस्टम उन्होंने सजेस्ट किया था, अंडर द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ओके, एग्जांपल है ये। अब एग्जांपल में क्या है, से फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर पर डे इज 10 यूनिट। एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा पर वर्कर कितना प्रोड्यूस करेगा, 10 यूनिट करेगा। ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड फिक्स्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, स्टैंडर्ड परफॉर्मर्स के लिए हम रेट फिक्स करते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई शर्ट्स बनाता है, कुछ भी बनाता है, वॉट एवर द प्रोडक्ट इज, बट पर यूनिट इज, ठीक है, वी फिक्स। दोज हु प्रोड्यूसेस द स्टैंडर्ड आउटपुट और मोर विल गेट द 50 पर यूनिट, ₹50 पर यूनिट। ठीक है, एक तो 10 यूनिट स्टैंडर्ड है कि एक लेबर 10 यूनिट बनाएगा, लेकिन कोई अगर इसको क्रॉस करता है या इतना बना पाता है तो उसको ₹50 पर यूनिट हम देंगे। अगर एंड दोज हु प्रोड्यूसेस बिलो स्टैंडर्ड विल गेट द ₹40। यही हो गया। अगर जो 10 यूनिट या 10 यूनिट से ज्यादा बनाता है तो हम ₹50 पे करेंगे एग्जांपल के लिए। अगर इससे कम बनाता है तो ₹40 पर यूनिट पे करेंगे। ठीक है, अब देखो मोटिवेट कैसे होता है। नाउ अगर आप से फॉर एग्जांपल क्या होता है कि नाउ द इफिशिएंट वर्कर मैक्स 11 यूनिट, ठीक है, 11 यूनिट बनाता है इफिशिएंट वर्कर, तो कितना उसे मिलेगा इफिशिएंट वर्कर, क्योंकि 10 से ज्यादा पार किया तो उसे इस रेट से मिलेगा ₹50 के रेट से, तो 555 रिसीव करेगा। 11 यूनिट ₹50 पर यूनिट, दैट इज 550, दैट इज इफिशिएंट वर्कर विल गेट। नाउ द इनएफिशिएंट वर्कर मैक्स 9 यूनिट से फॉर एग्जांपल, देन ही विल गेट द 9 मल्टीप्लाइड 40 इज ₹450। ठीक है, आपको समझ में आया। इसमें क्या है कि 50 अगर हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है कि दैट इज 10 यूनिट ऑन एन एवरेज, दैट इज कोई भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर वो इस
या तो 10 यूनिट बनाता है या 10 यूनिट से ज्यादा बनाता है तो हम 50 रुपीज पर यूनिट पे करेंगे, अगर इससे कम करता है तो 40 रुपीज पे करेंगे। तो जो इफिशियंट वर्कर होगा वो 10 या 10 से ज्यादा बनाएगा, 10 या 10 से ज्यादा इन्होंने 11 बनाया तो हमने 50 रुपीज के हिसाब से 550 उसका वेजेस बना। और इनएफिशिएंट वर्कर जो था वो 9 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, ठीक है, बना पाया तो 9 यूनिट उसको 40 के हिसाब से देंगे क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड बिलो स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है। he will get the 450. There is a clear difference between the efficient and inefficient worker actually. Okay, so that is the differential piece wage system under which those who perform above standard will get more than those who perform below standard actually. Okay, and he wanted to motivate, or you can say that he wanted to give the reward to the efficient worker actually. I hope you understand differential piece wage system, that these are the 4 techniques under the scientific management. Thank you so much.